आज से हम आगे आने वाले हर वीडियोस में इंपॉर्टेंट सी प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोग्राम्स होंगे ये या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें जो प्रोग्राम पढ़ना है वो है सी प्रोग्राम टू फाइंड पैलिंड्रोम नंबर। एक यूज़र से नंबर हमें इनपुट कराना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से नंबर को इनपुट कराना है और पता करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब प्रोग्राम लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर 121 लिखा है, यह दूसरा नंबर लिख दिया है 1331। ये दोनों नंबर पैलिंड्रोम है। क्यों है? इस नंबर को अगर हम आगे से पढ़ें 121 हमें मिलता है, या हम इसको पीछे से पढ़ें तो भी हमें 121 मिलता है। इसका मतलब इस नंबर को अगर हम आगे से पढ़ें या फिर उल्टा पढ़ें तो दोनों कंडीशन में जो वैल्यू है सेम रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर 1331 उल्टा पढ़ते हैं 1331। चाहे इसको आगे से पढ़ लें या फिर पीछे से पढ़ें तो दोनों कंडीशन में जो वैल्यू है वो सेम है, तो ऐसे नंबर पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। अब हम पैलिंड्रोम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include, इसके बाद लिखते हैं हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, इसके बाद लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर देते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल का नाम है n। अब जो नंबर हमें पता करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसको स्टोर तो करना पड़ेगा। इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लेंगे। केवल इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़नी, हमें एक वेरिएबल और चाहिए, हमें टेम्प नाम का। एक वेरिएबल और चाहिए हमें r नाम का, और एक वेरिएबल और चाहिए s नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम सेट कर देंगे 0। एक वेरिएबल तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हमने डिक्लेयर किया है, बाकी के ये वेरिएबल आपको समझ में नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अभी हम आगे जब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे तब हम इस चीज़ को समझते चलेंगे कि ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस n के अंदर इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं printf फंक्शन, और इस printf फंक्शन में हमने लिखा है एंटर द नंबर। ये जो printf फंक्शन है ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा एंटर द नंबर। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर scanf फंक्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है %d। %d का मतलब है हमें यूज़र से एक नंबर लेना है, एक इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट करवाना है, और वो इनपुट कहाँ पहुँचाना है, हमें n नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी जो वेरिएबल n है इसके अंदर हमें इस इनपुट को पहुँचा देना है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसके बाद अगली लाइन हम लिखेंगे, इसके बाद हमने लिखा टेम्प इक्वल n। ये क्यों लिखा, इस चीज़ को अब हम पहले समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है n और दूसरा है टेम्प। अब हम आगे का जो कोड लिखेंगे उस कोड में क्या होगा, n की वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है हम उसको एक वेरिएबल के अंदर सुरक्षित स्टोर कर लेते हैं, ताकि बाद में अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर पाएँ। और n की वैल्यू को हम बार बार चेंज करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि n के अंदर जो वैल्यू है उसको हम डाल देंगे टेम्प के अंदर, जो टेम्प नाम का वेरिएबल है। इसके बाद अब हम पैलिंड्रोम नंबर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर वाइल लूप का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर वाइल, और यहाँ कंडीशन लगाएंगे n ग्रेटर देन 0, यानी ये लूप कब तक काम करेगा, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, r इक्वल n mod 10। ये लाइन क्यों लिख दी है इसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे, पहले हम कोड लिख लेते हैं। इसके बाद लिखना है हमें s इक्वल r प्लस s इंटू 10, और एक तीसरी लाइन लिखनी है हमें n इक्वल n डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो तीन स्टेटमेंट लिखी हैं, इन तीन स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यूज़र ने कोई नंबर इनपुट किया और वो नंबर था 121। क्योंकि हमें n की वैल्यू बार बार चेंज करनी है तो उस नंबर को हम एक टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर पाएँ। अब होगा क्या, ये हमने कर दिया टेम्प के अंदर उस n की वैल्यू को स्टोर। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन क्या लगाई है, जब n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप काम करेगा।
अब ये काम कैसे करेगा? अब यहाँ पर जो नंबर यूज़र द्वारा इनपुट किया गया है वो है 1 to 1, ठीक है। हम करेंगे क्या, इसका जो वंस प्लेस वाला नंबर है यानी सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको हम निकालेंगे और उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे, ये सेकंड लास्ट वाला नंबर निकालेंगे, उसको भी उस वेरिएबल के अंदर डालेंगे, लेकिन किस तरीके से डालेंगे कि ये जो पहला वाला नंबर है वो लिखा रहे और उसी के आगे दूसरा वाला नंबर भी स्टोर हो जाए। फिर ये जो थर्ड नंबर है जो फर्स्ट प्लेस पर है यहाँ पर, उसको थर्ड प्लेस लाएंगे। और कैसे लाएंगे कि ये दोनों नंबर भी लिखे रहे हमारे और जो ये पहला वाला नंबर है ये थर्ड प्लेस पर आ जाए। तो कहने का मतलब है इस नंबर को हम रिवर्स करेंगे और इस नंबर को रिवर्स करने के लिए ही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। अब किया कैसे है यहाँ पर रिवर्स? सबसे पहले तो हमने क्या किया है, जो भी नंबर यूज़र ने इनपुट किया, मान लेते हैं 1 to 1 इनपुट किया, तो उसको हमने 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to 1 है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया है और 10 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या चाहिए, उसका रिमाइंडर चाहिए था। तो हमने यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं लगाया बल्कि हमने यहाँ पर मॉड का साइन लगाया है। ये मॉड क्या करता है, किसी नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड देने के बाद रिजल्ट में हमें रिमाइंडर देता है, यानी जो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा वो हमें रिजल्ट में देगा। जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो वंस प्लेस वाला नंबर होता है वो हमें रिमाइंडर के रूप में मिल जाता है। यहाँ पर हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो 12 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1। इसका मतलब है जो ये वंस प्लेस वाला नंबर था ये हमें मिल गया डिवाइड करने के बाद, यानी मॉड निकालने के बाद। और इस 1 को हमने कहाँ स्टोर कर दिया है, आर वेरिएबल में। हमने क्या किया, लास्ट वाला नंबर ले लिया और उसको आर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हमने क्या किया, एक और दूसरा वेरिएबल लिया है। वेरिएबल कौन सा है, एस है, और इसके अंदर हमने आर वैल्यू को डाल दिया, आर वैल्यू को स्टोर कर दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं किया, इसमें हमने क्या किया है, s इंटू 10 भी किया है। अब ये चीज़ शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझें। यहाँ पर हमने r की वैल्यू जो ली है वो लिख दी, r की वैल्यू हमें 1 मिली है और इसके बाद हमने s इंटू 10 किया है। s की इनिशियल वैल्यू 0 है तो 10 में उसका जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है s के अंदर हमने कितना स्टोर कर दिया है, s के अंदर 1 स्टोर कर दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हमने क्या किया है, n में 10 से डिवाइड किया है और नई n की वैल्यू निकाल ली है। n में क्या किया है, 10 से डिवाइड किया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ मॉड का साइन लगा था तो यहाँ रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा था, रिमाइंडर। यहाँ डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, क्वोशंट। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जब हमने मॉड निकाला तो हमें क्या मिल गया, ये जो वंस प्लेस वाला नंबर था ये मिल गया, ये चाहिए था हमें, तो वो हमने s के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमने क्या किया, जब डिवाइड किया तो जो वंस प्लेस वाला नंबर था वो हट गया और हमें क्वोशंट मिला है। क्वोशंट में कितना मिला हमें, 12। तो यहाँ पर जो 1 to 1 था ये तो हम निकाल चुके, अब हमें 12 की ज़रूरत है। अब हम आगे का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो 12 पर करेंगे। तो यहाँ पे n की जो नई वैल्यू बनी है वो बनी है 12। n की जो नई वैल्यू बनी है यहाँ पे वो बनी है 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 में, क्योंकि अब फिर दोबारा ये कंडीशन चेक होगी कि क्या n की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो n की वैल्यू अभी 0 से बड़ी है, कितनी है, n की वैल्यू है 12, ठीक है। अब क्या होगा, इस 12 में हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन चेक हुई, और इस n में फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1 बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर था ये वाला, ये अब हमें मिल गया है और इस नंबर को हमें कहाँ स्टोर करना है, इस नंबर को हमें s के अंदर स्टोर करना है। तो हम लिखते हैं s इक्वल, और ये नंबर स्टोर करना है हमें s के अंदर, तो 2 आ जाएगा, r की वैल्यू यही है। इसके बाद अब ये वाला कोड आपको समझ में आ जाएगा। जो हमें ये पहले s की वैल्यू मिली थी 1, उस वैल्यू को भी हम रखना चाहते हैं, साथ में उसके आगे एक और नंबर हम प्लेस करना चाहते हैं, कौन सा, 2, यानी उस नंबर को अब हम 12 बनाना चाहते हैं। अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल देते, ये लाइन ना लिखते, डायरेक्ट लिख देते s इक्वल r, तो क्या होता कि ये नंबर जो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर s की वैल्यू जो 1 थी वो रिप्लेस हो जाती 2 से। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो पहला वाला नंबर था उसको आगे रखना है और जो दूसरा नंबर मिला है उसको उसके जस्ट बाद रखना है। यानी ये वाला जो नंबर है जो हमें s की पहले वैल्यू मिली थी 1, ये
टेंस प्लेस पर आनी चाहिए और ये वंस प्लेस पर आनी चाहिए। तो इस 1 को हम टेंस प्लेस पर लाने के लिए क्या करेंगे, जो एस की वैल्यू हमें 1 मिली है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 1 × 10, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 10 और इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो एस की हमें नई वैल्यू मिल गई 12। तो हमने इस तरीके से कर क्या रहे हैं, इस नंबर को उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने 1 लिया और 1 को एस के अंदर स्टोर कर दिया, फिर हमने यहाँ से 2 लिया और उसको भी एस के अंदर स्टोर कर दिया, और अब नंबर कितना बन गया हमारा 12। तो एस के अंदर ये स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, n में 10 से डिवाइड करेंगे। तो वही किया है, n अभी 12 था उसको हमने 10 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कोशेंट मिलेगा। यानी अब कितना रह गया, n की वैल्यू कितनी रहेगी, थर्ड स्टेप में n की वैल्यू रह गई 1। ठीक है, थर्ड स्टेप में n की वैल्यू 1 रह गई। अब क्या होगा, फिर चेक होगा कि क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो n की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है। ठीक है, तो फिर ये लूप काम करेगा। अब क्या होगा, फिर r = n mod 10 निकालेंगे, यानी n की वैल्यू है 1, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। अब ये डिवाइड कैसे जाएगा, 0 बार डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 1। तो ये डिवाइड तो होगा लेकिन कैसे होगा, 0.1 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, तो ये पॉइंट वाला नंबर है उसको इग्नोर करेगा। तो हमें यहाँ पर क्वोशेंट मिलेगा 0 और यहाँ पर मिलेगा रिमाइंडर हमें 1। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई इस बार कितनी, 1। तो r की वैल्यू हमें फिर मिली 1, और इस 1 को हमें कहाँ स्टोर करना है, इस 1 को भी हमें s के अंदर स्टोर करना है। अब ये s के अंदर स्टोर कैसे होगी, पहले जो r की वैल्यू है वो लिख देते हैं, और इसके अंदर जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू कितनी थी, अब इस बार s की वैल्यू थी इस बार 12 में हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 120 और उसमें 1 जुड़ जाएगा, इसका मतलब s की वैल्यू हमें मिल गई 121। यानी ये नंबर था, ये नंबर जस्ट रिवर्स हो गया। तो s की वैल्यू हमें मिल गई 121। अब हमें क्या करना है, n में फिर 10 से डिवाइड करना है। तो n में 10 से डिवाइड किया है, 0.1 बार जाएगा, अब उसको हम इग्नोर करते हैं। यानी हमें क्या मिलता है, क्वोशेंट में n की जो नई वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। फिर इसमें चेक होगा कि क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस बार n की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है बल्कि n 0 के बराबर आ गया है। तो हमारा जो ये लूप है ये यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये जो s मिला है हमें, क्या ये टेम्प के बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू हम टेम्प के अंदर डाल चुके हैं। जो पहला नंबर हमने इनपुट किया था वो अब टेम्प के अंदर है। तो हम चेक करेंगे कि क्या पहला वाला जो नंबर था टेम्प, और इस नंबर को रिवर्स करने के बाद जो हमें नया नंबर मिला है जो कि s के अंदर है, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ टेम्प इक्वल s। तो हम चेक करेंगे कि क्या टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो s के बराबर है, और अगर ये बराबर आती है तो हम स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेंगे, हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम। इसका मतलब टेम्प और s की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है। और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एल्स नॉट पैलिंड्रोम। इसका मतलब जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0, क्योंकि हमारा जो ये मेन फंक्शन है ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिटर्न 0। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें और इस प्रोग्राम को समझें। ये पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके आगे वाले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरीके के आगे भी वीडियोज़ मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।